सो नेक्स्ट इज अ वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 4.12 हम देखते हैं। वेरीफाई दैट द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज गिवन बाय ई बी is given by omega is equals to E charge magnetic field divided by mass has the correct dimension is t to the power -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को वेरीफाई करना है। सो हम लोग जानते हैं कि उसमें एम वी स्क्वायर सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। यहाँ पे वी से वी हम उड़ाएंगे, सो वी विल बी क्यू बी ओके डिवाइडेड बाई एम। तो यहाँ से v आ जाएगा अपने पास क्यू बी डिवाइडेड बाई एम एंड मल्टीप्लाइड विद द आर। और r को अगर यहाँ पे लेंगे हम लोग, सो v बाई आर। सो हम लोग जानते हैं फ्रॉम 11th v इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा। तो v बाय आर विल बी ओमेगा, v बाय आर विल बी ओमेगा मीन्स दिस। तो ये तो आपको वैसे भी गिवन ही था। तो हमको ये चेक करना है कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ये t टू दी पावर -1 ये आता है, तो v बाय आर से हम निकाल सकते हैं। So V means L1T -1, this is length you can say, तो ये कैंसिल होगा। तो T to the power -1 ये इसका करेक्ट। ओके, तो ऐसे हम बता सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4.13 शो दैट अ फोर्स दैट डज नो वर्क मस्ट बी ए वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। मतलब कुछ ऐसा रिलेशन होगा स्ट्रॉन्ग जिससे वर्क जीरो होने के लिए फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। तो हम लोग जानते हैं फोर्स जो वर्क है दैट इज गिवन बाय दिस, और ये क्या बोल रहा है जीरो है। अगर मैं dl को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं v dt है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी या दिस वन। सो f वेक्टर डॉट v वेक्टर और dt ओके, और dt को नॉन जीरो टर्म है, इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो f वेक्टर डॉट v वेक्टर। तो भाई ये अगर जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स और वेलोसिटी ऐसे रहेंगे कि हमेशा इन दोनों के बीच में जो थीटा है ना वो 90 डिग्री बना रहे। इस तरीके से यहाँ पे इनमें अरेंजमेंट होगा। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ओके, मीन्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होगी तो फोर्स की डायरेक्शन में भी क्या होगा, चेंज होगा, और इस तरीके से होगा कि दोनों के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री बना रहे। सो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फोर्स इसमें ऐसे होता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दैट इज क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो यहाँ पे ये चीज ऑलवेज है क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, दोनों के ही क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 4.14 में देखो, द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन v मींस वेलोसिटी which depends on the inertial frame of reference. Okay, does then the magnetic force differ from inertial frame to frame? मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल फ्रेम के लिए क्या ये डिफर होगा, ऐसा कुछ पूछ रहा है। इज इट रीजनेबल दैट द नेट एक्सेलरेशन हैज अ डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ओके, तो ये हमको इसका आंसर करना है। ओके, तो फ्रेम डिपेंडेंट ये है, तो ऐसे मान लो कि जैसे दो पर्सन है, एक पर्सन ये है यहाँ पे और एक कोई फ्रेम में है ऐसे, और ये फ्रेम मान लो v स्पीड से जा रहा है। तो दोनों इनिशियल फ्रेम है, इसको हम फर्स्ट फ्रेम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सेकंड फ्रेम। और सपोज करो कोई चार्ज जो है इधर v स्पीड से जा रहा है, तो इस मोमेंट पे हम यहाँ पे डिस्कशन करें। तो देखो बच्चों, अगर फर्स्ट फ्रेम की हम लोग बात करें, जो फर्स्ट पर्सन है उसके, और हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, देखो इधर दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सो वी क्रॉस बी से हम बता सकते हैं कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है फ्रेम उसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। लेकिन जो सेकंड है यहाँ पे, सेकंड जो फ्रेम है उसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये जो रिलेटिव है क्रॉस, तो
इस डायरेक्शन में तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये इसके रिलेटिवली रेस्ट में ही है, मतलब ये 0 है, तो इसके लिए कोई मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है, सेकंड फ्रेम के लिए। सो बट फिर भी इसको देखने पर ये किधर जाता हुआ अपीयर हो रहा है, इधर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये इधर की तरफ जा रहा है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे और वेलोसिटी मान लो इधर इसको अपीयर हो रही है, तो इसके लिए v क्रॉस b फिर तो इधर की तरफ आना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, जबकि ऐसा नहीं हो रहा इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। मतलब इसके लिए क्या होगा, सेकंड फ्रेम के लिए ये मैग्नेटिक फोर्स इसके लिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई और दूसरा फोर्स हो सकता है जिसके इन्फ्लुएंस में ये इधर इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, इसके लिए सिचुएशन अलग है और सेकंड वाले के लिए सिचुएशन अलग है। सेकंड वाले के लिए तो मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 0 है। इसमें से अगर बैठ के ये देखता है कि दोनों सेम स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर है। तो ये चीज तो क्लियर है कि जो है ये फ्रेम टू फ्रेम डिपेंड करता है। रही बात एक्सेलरेशन की, तो बच्चों इसके लिए जो है वो इधर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगा क्यू वी बी, या जो फोर्स है डिवाइडेड बाय मास, तो ये एक्सेलरेशन जो है फ्रेम 1 के लिए एप्लीकेबल है। अब फ्रेम 2 के लिए फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं तो इलेक्ट्रिक हो सकता है ना, लेकिन उतना लग रहा है और जिसके इन्फ्लुएंस में इधर की तरफ ये जा रहा है। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो यहां पर फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी, इधर की तरफ ये एक्सेलरेटेड है। ओके, तो इसमें आंसर क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो फ्रेम टू फ्रेम डिपेंड करता है, लेकिन जो नेट एक्सेलरेशन की आप बात करोगे, नेट एक्सेलरेशन दैट इज इंपॉर्टेंट, तो वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4.15 डिस्क्राइब द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द साइक्लोट्रॉन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ फील्ड वर डबल। तो ये अगर डबल कर दे तो क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो जो डीज में होता है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। रिमूव दिस, नो यूज। देखो हम इतना तो सब लोग जानते हैं कि ये जैसे एक डी है दूसरा डी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में यहाँ पे इसको एक्सीलरेट करता है। तो आइडियल सिचुएशन में तो क्या होता है बच्चों कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है, इधर से इधर जा रहा होता है, तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचता है इनकी डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज हो जाती है और वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ये वापस यहाँ पे आता है तो वापस इसको ये प्लस माइनस ऐसे ही यहाँ पे ये मिलते जाते हैं। ये सिचुएशन चलती है आइडियल सिचुएशन के अंदर। मतलब इसका एक चक्कर करने का जो टाइम पीरियड है और इसके ये जो चेंज होने का जो टाइम पीरियड दैट इज सेम। बट यहाँ पे क्या है कि जो मोशन कर रहा मूव कर रहा वो तो टाइम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन जो ये प्लस माइनस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो गई है, फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो गई तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड हाफ होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब चार्ज के जब चार्ज यहाँ पे होगा तो ये प्लस और माइनस है, लेकिन जब ये अपने आधे मतलब हाफ साइकिल पर ही पहुंचेगा, मतलब इस वाले गैप पर पहुंचेगा, तो तब तक तो ये अपना पूरा टाइम पीरियड, मतलब इसका टाइम पीरियड हाफ हो गया ना, तो ये तो अपना टाइम मतलब पूरा जो साइकिल है ऑसिलेशन का वो कंप्लीट कर चुका होगा। मतलब अभी भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा और ये प्लस माइनस ही रहेगा। मतलब जब ये यहाँ कहीं पे था पॉइंट सी एक्स मान लो, चार्ज जब यहाँ कहीं पे था तब इसका बीच में ये जो है
ये माइनस और ये प्लस हुआ था, लेकिन जैसे ही ये इस पॉइंट y पर आया, ये वापस क्या बन गया, ये बन गया, है ना, ऐसे होता है ना। यस, मीन्स जब यहां पे था ये इस पॉइंट पर z पर, और जब ये यहां पे वापस आ जाए तो ये टाइम पीरियड हो गया इसका पूरा। ठीक है, तो ये इसका यहां से यहां पर ही पूरा हो गया, है ना, फ्रीक्वेंसी डबल होने से। तो अब ये जल्दी जल्दी कर रहा है, मतलब सिचुएशन अब चेंज है, मतलब अब फिक्स ये हो गया। अब फिर ये यहाँ पे आएगा तो फिर इसका एक टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अब फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव बना रहे हैं। मतलब जब बीच में कहीं पे होगा ना तब ये चेंज होता है, मतलब ये D1 है और ये अगर D2 है, तो जब ये बीच में कहीं पे होगा तो उस वक्त D1 नेगेटिव होता है और D2 पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। बट जब ये पूरा हाफ साइकिल चलेगा तो वापस उसको वही मिलने वाला, मतलब ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो z पर तो ये इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, ये स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन भाई y पे जाते ही, बिकॉज ये पॉजिटिव है नेगेटिव, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे स्पीड फिर क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि v इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और v अगर कांस्टेंट है तो v डिवाइडेड बाई क्यूबी से हम बोल सकते हैं, देखो ये तो पहले ही कांस्टेंट था और ये भी कांस्टेंट हो गया, तो मतलब r भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक सेम रेडियस पे चलता रहेगा, ऐसे घूमते रहेगा। ठीक है, तो कहीं पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, कहीं फिर यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे स्पीड वापस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही बना रहेगा। तो इसके साइकिल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये सेम कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, सेम रेडियस में चलता रहेगा। इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो एक बार तो एक्सेलरेटेड होगा और एक बार डी एक्सेलरेटेड होगा, एक बार इंक्रीज स्पीड होगी, एक बार इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो ये चलता रहेगा और एवरेज स्पीड जो है आप कांस्टेंट बोल सकते हो। ओके, तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4.16, टू लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I1 एंड I2। तो ये I1 करंट दिख रही है अपने को, ये I2 है, are arranged as shown in the figure. The one carrying current I1 is along the x axis, तो x axis के along लग रही है, ये y axis है, ये z axis है। The other carrying current I2 is along a line parallel to the y axis given by x is equals to 0 and z is equals to d। ओके, x 0 है और z यहाँ पे d है, तो ये आपको गिवन है ऐसे। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड एट O2, ओके, बिकॉज ऑफ द वायर अलोंग द एक्सिस। तो एग्जैक्टली O2 पे ही आपको निकालना है। तो अगर ध्यान से आप देखो, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं फिंगर्स को कर्ल करके कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होगा यहाँ पे एग्जैक्टली O2 पे, ये O2 है यहाँ पे, इस पर मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे एग्जैक्टली इधर होगा। ओके, और ये करंट की डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऑन O2 वो कैसे लिखा जाएगा, I2L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखो I तो इधर है, B उधर है, सो एंगल इज व्हाट, एंगल इज 180 डिग्री और साइन 180 इज 0, सो द फोर्स विल बी 0। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी 0। ओके, और ये जो फील्ड एक्चुअली फील्ड लाइंस होगी वो कुछ होगी इस तरीके से। ओके, तो अगर इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस वाले पॉइंट पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, वैसे ही इसके भी देखें तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो ये कंपोनेंट तो कोई फोर्सेस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जो कंपोनेंट है बी डैश और बी डबल डैश, इनको आप देख सकते हो, आई एल क्रॉस बी,
एक पर तो ऊपर की तरफ लगेगा मैग्नेटिक फोर्स यहाँ इस वाले एंड पे, और इस वाले पे अगर आप देखें तो IL क्रॉस भी अंदर की तरफ लगेगा, है ना। तो मतलब टॉर्क लगेगा यहाँ पे, तो ये घूम सकता है ऐसे। अगर ये यहाँ पे फ्री है, रिजिड फिक्स नहीं है, तो ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है। बाकी टॉर्क फोर्स क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा, ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स के लिए आपको पूछा है, फोर्स इज 0।